हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। अवधूत नगरी यूपीएससी एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो कि ऑनलाइन लर्नर के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अवधूत नगरी के संस्थापक मिस्टर अंकित मिश्रा जी हैं और ये जो सेशन है हमारा पॉलिटी का है और जिसमें लक्ष्मीकांत के बुक का हम रिवीजन करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आइए और जानते हैं कि अवधूत नगरी क्या है। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए काफी सुविधाजनक कोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स, वीकली टेस्ट सीरीज और डिस्कशन क्लास भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और या फिर हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा पॉलिटी की बुक से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि राइटर जिसके लक्ष्मीकांत जी हैं। तो और इसमें हम 8 चैप्टर कर चुके हैं, जैसा कि आप सबको पता है, और इसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट तथ्यों को किया है। आज हमारा 9th चैप्टर है जिसे आप फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य हैं, वो क्या है उनके बारे में। सबसे पहले तो भारत के संविधान जैसे ही लागू हुआ तो उसके साथ साथ ही मूल कर्तव्यों को भी शामिल कर दिया गया, जिसे आप मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। और देखा जाए तो अधिकार मतलब मूल अधिकार और जो मूल कर्तव्य है एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए मूल अधिकार नहीं है तो कर्तव्यों को कोई मतलब नहीं, अगर कर्तव्य नहीं है तो मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। और इन्हीं के कारण यह व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त होता है और वह कर्तव्य बनता है। जैसे कि मूल अधिकार से आदमी इंसान जो है गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, तो जो मूल कर्तव्य है उसे ये कर्तव्य सिखाता है कि मतलब यानी कि दूसरों के जीवन का अधिकार का भी वो ख्याल रखे। दूसरों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सबको, जैसे मतलब जैसे उसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्यारी है, वैसे ही वो दूसरों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दूसरों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार बात कही जाए तो मिला-जुला के ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर जीवन में यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हमारा जीवन जीने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है। इन कर्तव्यों को ही मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो विश्व के अधिकांश लोकतांत्रिक देश है, उनके संविधान में जो नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है, उनमें केवल सिर्फ मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। जैसे कि अमेरिका का संविधान, उसमें मूल कर्तव्य कहीं नहीं बताए गए, सिर्फ मूल अधिकार बताए गए हैं। ठीक है, कुछ साम्यवादी देश है जिसमें मूल कर्तव्य की घोषणा की परंपरा दिखाई तो पड़ती है। ठीक है, और सोवियत संघ की बात करें तो वो इसका एक उदाहरण है, कह सकते हो आप। और भारतीय संविधान में मतलब यानी कि मूल कर्तव्यों का जो है उल्लेख है किया गया है। अब इन सबको अगर मिला-जुला के हम देखें तो मूल कर्तव्य जो है उसका डेफिनेशन आप क्या से कह सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात ये निकल के आए कि मूल अधिकार का और कर्तव्य का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। और दूसरा, अधिकार का मतलब तो मतलब ये हो गया कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबकि कर्तव्य क्या कहते हैं कि कर्तव्य ये कहते हैं कि समाज के प्रति भी उसका कुछ दायित्व है, उसका कुछ ऋण है और जो कि उसका एक फर्ज बनता है कि वह समाज के संकुचित विकास के लिए वहाँ पर मतलब यानी कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये सारा हमारा क्या है, मूल कर्तव्य। तो ये हमने जाना कि मूल कर्तव्य है क्या और किस देश में मतलब क्या है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा। तो अब इसमें बारी आती है कि जो मूल कर्तव्य है हमारे, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है? वो किस हिसाब से शामिल है, तो उसके बारे में आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मूल कर्तव्य हमारे वो स्टार्टिंग में शामिल नहीं थे, बाद में शामिल किए गए। पहले मूल अधिकार, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य शामिल हुए। और जब इंदिरा गांधी के जब वो प्रधानमंत्रित्व जब उनका काल था, मतलब वो जब प्रधानमंत्री थी, तो 1975 में 1975 में एक आपातकाल की घोषणा की गई थी। और उसी समय एक सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में मतलब संशोधन को सुझाने के लिए, कि संशोधन से संबंधित जो भी बातें हैं उनको सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया, एक समिति बनाई गई थी। ठीक है? और इसी समिति ने यह सुझाव दिया था कि जो मूल अधिकार है उसके साथ मूल कर्तव्य होने चाहिए। और इस समिति का तर्क यह भी था कि भारत में अधिकांश लोग जो अधिकारों पर बल देते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि अधिकार जो है किसी न किसी कर्तव्य का सापेक्ष होता है, मतलब कर्तव्य का बोध कराता है। उसके प्रति जैसे ही अगर कोई अधिकार आपको मिलता है, मान लीजिए आपको अधिकार मिल गया आज़ादी का,
तो आज़ादी का अधिकार है तो उसके साथ आपका ये भी कर्तव्य है कि आपके देश की सम्मान करे, देश के संविधान का सम्मान करे, उस आज़ादी का फ़ायदा ना उठाए, ये आपका कर्तव्य हो गया। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि अधिकार जो है और कर्तव्य जो है एक-दूसरे के पूरक है। अब देखिए जो बात चल रही थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इनकी समिति ने ही मतलब यानी कि मूल कर्तव्यों का अ, एक सुझाव दिया था और इनके द्वारा ही मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई थी। तो इन्हीं समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, गाइस याद रखना 44 नहीं है ये, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये 44 है या 42 है। दिस इज द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1976। 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 का, जिसमें क्या हुआ कि भाग 4 के पश्चात 4 कै स्थापित किया गया और उसके भीतर जो 51वां अनुच्छेद था, 51 कै, उसमें 10 मूल कर्तव्य की सूची प्रस्तुत की गई, ठीक है? जो कि आगे चलकर 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो मतलब पहले कितने थे? हमारे 10 थे, बाद में क्या हुआ? एक और जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। तो इस प्रकार से अब बात की जाए तो हमारे जो मूल कर्तव्य है वह टोटल कितने हैं? 11 है। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने देखा जो मूल कर्तव्य है वो संविधान में कैसे आए और उनमें संशोधन करके या जो संशोधन करके जो हमारा 11वां मूल अधिकार कर्तव्य आया था वो कब अमेंड किया गया था। अब देखिए ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। इसी के तहत अब आगे ये आता है कि उसकी सूची क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल कर्तव्य जो है हमारे 11 है तो उनकी सूची क्या है। गाइस यहाँ पे नंबरिंग की गलती हो गई है, ठीक है, ये देखना आप लोग, नंबरिंग की यहाँ पर गलती है। यहाँ पे ये जो है आपका 7th है और उसके बाद ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, वो 11, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया वर्तमान में जो है भाग 4 के 51वें कै अनुच्छेद के अनुसार टोटल 11 मूल कर्तव्य बताए ना मैंने, पहले 10 थे बाद में एक जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग भारतीय नागरिक का कर्तव्य क्या होगा? वो ये होगा, पहला कर्तव्य तो ये होगा कि जो भारतीय संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों का पालन करे, उससे संबंधित संस्थाओं का सम्मान करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, पहला कर्तव्य, ठीक है। दूसरा कर्तव्य क्या कहता है? दूसरा कर्तव्य ये कहता है कि जो भी चीजें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है, ठीक है, उन आदर्शों का सम्मान करे, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजो के रखे, मतलब उनका भी सम्मान करे, उन आदर्शों को माने वो। तीसरा क्या कहता है कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा करने के लिए हरदम तत्पर रहे। चौथा क्या कहता है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, मतलब कभी अगर जरूरत हो तो वो उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रहे। पांचवा जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ जो आपकी ड्यूटीज है वो क्या कहते हैं कि भारत के जो सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण, जिसमें क्या होगा, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर या वर्ग के आधार पर किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 6 पॉइंट है वो हमारा क्या कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा का जो महत्व है, उसकी महत्वता को हम समझें और उसका परीक्षण करें, ठीक है। जो इसमें क्या आता है संस्कृति में, देखिए अगर संस्कृति की बात करें तो संस्कृति हमारे एक तरह से मतलब यानी कि पर्यावरण के अनुरूप भी है और पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, नाले, ठीक है, जीव जंतु, ये सारी चीजें मतलब यानी कि ये सारी चीजें, इनसे क्या है मतलब देखिए पर्यावरण तभी हमारा सकुशल रहेगा जब अगर वन, झील, नदी है, वन्य जीव है, इनकी रक्षा करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे, ठीक है। और उनके प्रति हमें दयावान की भावना भी रखनी है, दया भी दिखानी है, ये नहीं कि आप लोग जंगली जानवरों का शिकार करने लग जाओ। आगे 7th पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मानवतावाद की दृष्टि से आपका काम क्या है कि सुधार की भावना की विकास करें, मतलब देखे जहां पर जिस चीज के सुधार है, आपसी भाईचारे को या जिस मानवता के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहाँ पर आपको सुधार की कमी मतलब लगे वहां पर आपको सुधार का प्रयास करना चाहिए। आठवां है आपका, सॉरी आठवां कह रहा हूँ गाइस, ये 9th है। जो 9th है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, आपका ये कर्तव्य है। जो आपका 10th है वो 10th ये कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी गतिविधि होती है, ठीक है,
उसमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, आगे बढ़ने का प्रयास करे और राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उनकी उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लेता है। कि मतलब आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये करना है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए आपको अग्रसर रहना है, ठीक है, और उसके संबंधित ही कार्य करने हैं जिसके द्वारा राष्ट्र जो हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। लास्ट एंड फाइनल जो आपका 11th है वो क्या कह रहा है कि जो माता पिता या फिर संरक्षक हो, वो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति जो बच्चे होते हैं या जो मतलब जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की शिक्षा के प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो इस प्रकार से हमने देखे टोटल 11 ड्यूटीज। ये 11 ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य हैं, और जो कि जिसमें पहले 10 थे और एक मूल कर्तव्य एक संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। और वो संशोधन भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको कहा था कि उसे 44 मत करना, 42 अमेंडमेंट है, ठीक, 1976 में जो कि ये आया था मतलब। और फिर अमेंडमेंट जो हुआ था हमारा लास्ट, जिसमें 11वां शामिल किया गया था, 86। याद है ना, मैंने आपको कहा था कि ये स्टार्टिंग का तो आप 44 मत करना, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब इसे इंक्लूड किया गया था 10 अधिकार जो सॉरी कर्तव्य जो इंक्लूड किए गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जब उसमें अमेंडमेंट किया गया था मूल कर्तव्य में, वो हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जबकि हमारे 11वां कर्तव्य उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन मूल कर्तव्य तो ठीक है, हमने देख लिया मूल कर्तव्य का इतिहास क्या है, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, मूल कर्तव्य की सूची क्या है, लेकिन इनको प्रभावी कैसे कर सकते हैं, इनको मतलब इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो इफेक्टिव बनाने के लिए देखिए क्या कहा है। जो भारत सरकार ने, जो उसके सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले के मुख्य न्यायाधीश श्री JS वर्मा जी की उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और 1999 में 1999 के अंदर उस समिति ने मतलब कुछ सुझाव दिए ताकि इस कर्तव्य को प्रभावी बनाया जा सके। और सुझाव दिए गए, ठीक है। और 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित कर दिया गया। देखिए कब मूल कर्तव्य दिवस, 3 जनवरी को, याद रखें। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित कर दिया गया। और 3 जनवरी को ये जो तिथि है इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन से 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ था। देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब हमारी 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में, तो वो भी कब था, 3 जनवरी की ही डेट थी उस दिन, ठीक है, जिसमें मूल कर्तव्य भी हमारे शामिल थे। तो बताया गया है कि मूल कर्तव्य को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में और अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये बताया गया, जिससे कि सभी शासकीय कार्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर, बोर्ड के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा आदि के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब लोगों को दिखाना है कि भाई ये मूल कर्तव्य है, ठीक है, स्कूलों में शामिल करना है ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके, अध्यापकों को बताना है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें ये बताया गया कि मीडिया के द्वारा भी संदेश को फैलाया गया, प्रस्तुत करने चाहिए, ऐसे सुझाव दिए गए। मतलब यानी कि समिति ने कहा कि भाई स्कूलों में लगाओ, अध्यापकों को बताओ, जगह जगह होर्डिंग लगाओ, बोर्ड लगाओ, फ्लैक्स लगाओ, ठीक है, लोगों को संदेश दो, मीडिया के तरह फैलाओ। मतलब सबको किसी न किसी वे में आपको जानकारी देनी है कि मूल कर्तव्य क्या है, उनका महत्व क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो वर्मा समिति थी, जो ये JS वर्मा जी की समिति थी, इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, ठीक है, याद रखना JS वर्मा इन्होंने ही समिति की अध्यक्षता की थी। तो इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति का सुझाव यह भी था कि जो मूल कर्तव्य थे उनका परिवर्तनीयता पर बल देना चाहिए, मतलब परिवर्तन करने पे। इसके बाद भी सही बात यही है कि किसी देश की जो राजनीतिक का संस्कृति में परिवर्तन के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होते। मतलब मेन जो चीजें थी वो घूम फिर के वही सब आ जाती है। इसके कुछ सुझाव है वो गाइस आप लोग देख लेना। मेरा काम था आपको यहाँ पर बताना कि प्रभावी बनाने के लिए समिति ने क्या सुझाव दिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक पे, मूल कर्तव्य से संबंधित, जिसकी परिवर्तनीयता पे मैंने अभी बताया, एनफोर्सबिलिटी पे, ठीक है, पीछे बताया कि इस समिति ने सुझाव दिया था उसकी परिवर्तनीयता से संबंधित। तो उसमें क्या था, उस परिवर्तनीयता में क्या था, परिवर्तनीयता में जैसे कि आपको पता है सामान्य धारणा क्या है लोगों की कि मूल कर्तव्य जो होंगे न्यायालयों के माध्यम से प्रवर्त नहीं किया कराया जा सके। मतलब आप चाहो कि न्यायालय के माध्यम से किसी पे लागू कर दो तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय द्वारा उसको दंडित नहीं किया जा सकता। मान लो आप अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, ये थोड़ी कि कानून आपको सजा दे देगी, न्यायालय के द्वारा सजा दिलवा दे, नहीं,
नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि इसी दृष्टि में जो मूल कर्तव्य है राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की तरह है। जो हमारा डीपीएसपी है ना, ठीक है, नीति निदेशक तत्व उसी के ही तरह है। बताया जा रहा है कि जिस तरह राज्य को न्यायालय में इस बात के लिए प्रसंगत नहीं किया जा सकता कि वह नीति निदेशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, उसी तरह बिल्कुल यहाँ पर लोगों को मूल कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर ये चीज बताई गई है, ठीक है। वास्तविकता स्थिति ऐसी नहीं है, आप सब जानते हैं। जो आर्टिकल हमारा 37 और 51 क्या है, उसमें अगर तुलना कंपैरिजन करें तो साफ साफ क्या पता लगता है, साफ साफ ये पता लगता है कि जो आर्टिकल 37 में है, जहां पर नीति निदेशक तत्वों के अपरिवर्तनीय होने की बात कही है, वहीं पर आर्टिकल 51 में ऐसी कोई बात वर्णित नहीं है। देखिए 37 में तो मतलब कह रहा है क्या, नीति निदेशक तत्वों के अपरिवर्तनता के बारे में, लेकिन 51 को क्या में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। तो इस प्रकार से इसने कंपैरिजन कर रखा है 37+51 क्या में। जो न्यायमूर्ति श्री वेंकटचैल्य ने एक मामले में स्पष्टीकरण देते हुए बताया था कि जो संविधान यदि मूल कर्तव्य को परिवर्तनीय घोषित नहीं करता है तो वह उन्हें अपरिवर्तनीय घोषित भी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कहा है इसने, एक न्यायमूर्ति थे उन्होंने, वेंकटचैल्य, तो उन्होंने एक मामले में साफ साफ कहा था कि अगर मूल कर्तव्य है अगर परिवर्तनीय नहीं है ना, तो वो अपरिवर्तनीय भी नहीं है, उन्हें नहीं घोषित किया जा सकता। और कुछ मामलों में भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिस तरह मूल अधिकार जो है संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व है, वैसे ही मूल कर्तव्य भी है। मूल कर्तव्य भी हमें संविधान की महत्वता को समझाते हैं। यहाँ पर ये चीज बताई गई है। मूल कर्तव्य जो है, दोनों शब्द मतलब मूल और कर्तव्य दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मूल का मतलब होता है जड़ और कर्तव्य मतलब हो गई आपकी ड्यूटी, ठीक है। तो जहां भी अगर संविधान की व्याख्या करने की बात होती है तो वहां मूल कर्तव्य अपने आप एक अपना संदर्भ में हम उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज हमने देखी कि इसकी परिवर्तनीयता के बारे में। अब आगे देखते हैं जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, उस पर वर्मा जो समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट क्या थी। देखिए मौलिक कर्तव्य पे वर्मा समिति की रिपोर्ट, इसमें क्या था, जो 1999 में 1999 के अंदर मौलिक कर्तव्यों पर गठित जो वर्मा समिति बनी थी, उसमें क्या किया, कुछ कानून जो प्रावधान थे उनकी पहचान की गई, ठीक है। और जैसे कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो कि 1951 था, ठीक है, सांसदों और विधायकों को धर्म के आधार पर गलत तरीके से नागरिकों के मत इकट्ठे करने और विभिन्न वर्गों के लोगों के मध्य धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वह मतलब यानी कि द्वेष उत्पन्न करना, ठीक है। तो इस ये सारी चीजें करता तो उसे क्या होता, विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर सकता था, अकॉर्डिंग टू द अधिनियम 1951। याद रखिए ये चीज, ठीक है। जो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारक अधिनियम है, वो देश के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के प्रति अनादर को दंडनीय घोषित करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्र संविधान का आदर नहीं करता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता, राष्ट्रीय गान का आदर नहीं करता है, तो अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट 1971, ठीक है, उसे दंडनीय घोषित किया जा सकता है उस अनादरपन को, ठीक है। आगे बता रहा है अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट 1955 नागरिक अधिकार अधिनियम, उसमें जो अस्पृश्यता है मतलब छुआछूत जो है उसे अपराध अधिनियम 1976 के नाम से जाना गया, ठीक है, 1976 के नाम से। और अगर इस आधार पर कोई छुआछूत के व्यवहार को मतलब करता तो उसे भी दंडनीय बनाया जाता था। यहाँ पर एक है आपका अधिनियम अवैधानिक गतिविधि अधिनियम, जिसे 1967 के अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो सांप्रदायिक संगठन थे उनको अविधि मान्य संस्था घोषित मतलब मान्यता दे दी गई उन संस्थाओं को, ठीक है, ये बताया गया। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, वो क्या करता है भाई, संकट में प्रजाति जो है उनके व्यापार का प्रतिषेध मतलब बेचने पे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह लोग बाग बेच देते थे, ठीक है, उनकी खाल के लिए कुछ भी के लिए, तो वो उसके प्रतिषेध पे यहाँ पर रोक लगाने की बात की गई। और जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसमें वन भूमि की गैर जंगलात उद्देश्य का प्रयोग और प्लस वनोन्मूलन अंधाधुंध जो वनों की कटाई हो रही थी उस पे रोक लगाने की बात हुई थी। इस हिसाब से ये सारी जो रिपोर्ट थी वर्मा समिति के द्वारा पेश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा वर्मा समिति की रिपोर्ट। अब मौलिक कर्तव्य की लगभग मौलिक कर्तव्य जो है उनकी डिटेल खत्म होती जा रही, सारी चीजें देख ली, मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है, वर्मा समिति की रिपोर्ट क्या है, या दूसरी समितियों के सुझाव क्या है, या फिर
इसकी परिवर्तनीयता के बारे में भी देखा। और अब बारी आती है कि मौलिक कर्तव्य तो है, क्या इनमें कोई कमी है, इनकी आलोचना क्या क्या होती है, ठीक है। तो वो आलोचना देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51, 51 के अनुसार भाग 7 में यह आदेश है कि जो वन संरक्षण, वन्य जीव और पर्यावरण, उनकी रक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं, उसमें न्यायालय जो है आदेश जारी कर सकता है। याद रखना, according to article 51, it is described that वन संरक्षण, वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन्हें न्यायालय उपायुक्त आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। और इसके आधार पर आलोचना की गई है, इसके आधार पर बताई गई है कि कुछ जो चीजें हैं वो सर्वथा अस्पष्ट है। अस्पष्ट का मतलब साफ साफ वहां पर डिटेल नहीं दी गई है। और कुछ ये बातें बताई गई है कि इसमें दंडात्मक मतलब पनिशमेंट का जो व्यवस्था है, पनिशमेंट का, उसका अभाव है, उसका यहाँ पर डिसअपियरेंस सा दिखाई दे रहा है। तो कैसे ये चीजें कैसे है, देखिए, इस बात में अगर देखा जाए कि सर्वथा अस्पष्ट है, तो अब बात की जाए तो जो आलोचक है वो क्या कहते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनका अर्थ जो है बिल्कुल साफ साफ हो, ठीक है। परंतु कर्तव्य वाले अगर भाग में कुछ देखा जाए तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। तो बता दिया ना, इसलिए ये इसे अस्पष्ट कहा गया, क्योंकि एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या है, तो इसलिए इसे अस्पष्ट कहा गया है, इसकी ये आलोचना की गई है, ठीक है। और इसलिए समन्वयती संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अन्वेषण और सुधार की भावना तथा मानववाद आदि ऐसे शब्द है जिसका अर्थ सर्वदा अस्पष्ट है। और इसी प्रकार का कर्तव्य भी भ्रम पैदा करता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे कौन कौन से आदर्श व लक्ष्य है। अब मान लीजिए कोई चीजें अगर क्लियर आपको नहीं होगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि उस चीज को करना कैसे, उसे इफेक्टिव में आप कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, मतलब यानी कि आपको पूरी बात नहीं बताई गई। जब पूरी बात नहीं बताई जाएगी तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, ठीक है, उन मौलिक कर्तव्यों का मतलब यानी कि कुछ ऐसे वर्ड है जो बिल्कुल भ्रम पैदा करने वाले, जिन पे जो अर्थ निकलता है वो साफ साफ नहीं कह सकते, उनके कई अर्थ निकलते हैं। तो ये इस पे इस प्रकार अस्पष्टता दिखाई देती है। आगे दंडात्मक व्यवस्था। दंडात्मक व्यवस्था मतलब जो पनिशमेंट की व्यवस्था है वो यहाँ पर अभाव लग रहा है, उसकी कमी लग रही है। जो स्वर्ण सिंह समिति थी, तो उसके अनुसार जो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले लोगों को उचित दंड दिया जाना चाहिए, वो कह रहा था ना, ठीक है। लेकिन उसके लिए संसद को उचित कानूनों का निर्माण करना चाहिए, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। और वास्तविक में अगर कर्तव्य के वर्तमान रूप को देखें तो दंड की व्यवस्था करना अत्यंत कठिन कार्य है, मतलब यानी कि दंड का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार हो गया ना दंडात्मक व्यवस्था का अभाव, ठीक। तो इस हिसाब से हमने इसकी मुख्य आलोचना देखी कि आलोचना क्या कहती है और क्या नहीं, ठीक है। तो अब लास्ट आता है इसके इंपॉर्टेंस क्या, बिल्कुल फाइनल जो कि हमारा आ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो महत्व देखिए, देख लेते हैं ये भी। सबसे पहले महत्व तो ये है कि संविधान का हम पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। देखिए महत्व भी मैं आपको बता देता हूँ। महत्व वही चीज है जो हमने पढ़े थे इसके 11 पॉइंट। याद है, कोई पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज तो क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वही आगे ना 11 जो कर्तव्य है ना, वही हमारी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को याद रखना गाइस आप लोग, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है और सबसे इजी चैप्टर है जो कि हमारा मूल कर्तव्य है। काफी कम शब्दों के साथ मैंने आपको बयान करने की कोशिश की और कोशिश की कि इस चैप्टर को मैं अच्छे से समझा सकूं। और इस प्रकार जो है ये टॉपिक हमारा आज का यहाँ पर फिनिश हुआ। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप पीछे ना रहें। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन जो है खत्म करता हूं और अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।